भारतीय संविधान की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जी मैं मनीष प्रवाल आप सभी का आज के लेक्चर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 संविधान कार्य पर। इस पूरी किताब में, संपूर्ण किताब में हमें पढ़ना क्या है। हम छोटी क्लासेस से सुनते हैं हमारे संविधान 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 में ये प्रावधान है, संविधान में ये प्रावधान है, और हम कभी कभार ये भी सुनते हैं, सरकारों के लिए आरोप लगाते हैं कि संविधान के खिलाफ जाकर के काम करिए। ये संविधान है क्या, इस संविधान को जानेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधानों का जो वर्गीकरण है वो जानेंगे, और हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान करे गए हैं वो जानेंगे। ये संविधान हम नागरिकों को कैसे मजबूत बनाता है, ये संविधान सरकार का निर्माण कैसे करवाता है, ये संविधान किस प्रकार से देश को चलाता है, देश को मार्गदर्शन करता है, ये सभी कुछ हम इस किताब में जान लेंगे। पर आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 संविधान क्यों और क्या, और उसका लेक्चर 1 है। पर देखिए, हमारा टारगेट सिर्फ 11th 12th पढ़ना नहीं है, हमारा टारगेट है यूपीएससी क्रैक करना। हमारा सफर कहां तक का है, तैयारी कलेक्टर बनने की। आपको कलेक्टर बना करके छोड़ेंगे। हमारी जो एक अप्रोच रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, लेक्चर्स के बीच में बिल्कुल कोई बहुत अलग से टॉपिक आ रहा है उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी के लिए भी आप में ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञान की बढ़ोतरी हो। और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा स्पेशल वीडियोस बनाएंगे इसी चैनल पे, जिससे क्या हो, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिले। जब तक आपकी 12th होगी तब तक आपको बिल्कुल परिपूर्ण कर देंगे ज्ञान से। तो आपकी 11th 12th भी चलती रहेगी, और जो यूपीएससी के लिए जो बेसिक नॉलेज होता है, जो जरूरी ज्ञान होता है, वो भी आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो आज से ही अच्छे से रजिस्टर खरीद लीजिए और शुरुआत कर दीजिए तैयारी कलेक्टर बनने की। पर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है सर, और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले संविधान काफी कुछ बेसिक सी बातें आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, 6th क्लास से पढ़ते हैं। संविधान की एक छोटी सी डेफिनेशन देखी होगी, फिर थोड़ा बहुत कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान संविधान का, देखिए मौलिक अधिकार आपने कहीं पढ़ लिया, कहीं पे और कुछ पढ़ लिया। आप 10th तक बहुत कुछ पढ़ करके आए। पर यहां पर अब हम विस्तार से और विस्तृत में एक एक चीज हमारे संविधान में क्यों जोड़ी गई यह भी जानेंगे हम लोग। इसके पीछे क्या तर्क रहा, जो चीज आज हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों जोड़ा गया। अभी कल परसों एक मेरे पास डाउट ग्रुप में क्वेश्चन आया, कहता है कि सर राष्ट्रपति जब सारे ही काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार करता है, तो फिर राष्ट्रपति की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों आवश्यकता है। तो ऐसा सवाल आज हम सोच रहे हैं। तो जो संविधान बनाने वाले हैं वो तो हमारे गुरु हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने भी सोचा होगा, उन्हों की भी वाद विवाद हुआ होगा इस बात पे। तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या उनका आंसर निकलता है, वो हम लोग इन चैप्टर्स में आगे धीरे करके जानेंगे। तो संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरत है किसी एक देश के लिए संविधान की, वो जानेंगे। फिर हमारे देश में संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा है उसके बारे में, मौलिक प्रावधान हमारे संविधान के क्या है वो जानेंगे, संविधान कैसे बना वो जानेंगे, और फिर संस्थागत जो व्यवस्था है उनके बारे में जानेंगे। हमारा पूरा चैप्टर, और इसके अलावा बहुत कुछ हमें संविधान के बारे में जानने को इस चैप्टर में मिलेगा। पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमें यूपीएससी तक का सफर तय करना है, तो हम बिल्कुल उस लेवल का पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं ये चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आज हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान होता क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब क्या। अगर कोई पूछ ले कि संविधान क्या है तो हम क्या जवाब दे सकते, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे भारत का संविधान का, कि कब से बनना शुरू हुआ, कब तक बना, क्या समय रहा, वो सब कुछ। फिर संविधानों का वर्गीकरण। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो ये लिखित संविधान होने का मतलब क्या है। आप सुनते होंगे कि भारत का संविधान संघात्मक है, फेडरल है, तो उसका मतलब क्या है। तो संविधानों का क्या है, वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण भी हम लोग जानेंगे। ये जो टॉपिक्स है ये आपकी किताब में नहीं है संविधानों का वर्गीकरण, पर आप लोगों की एक बेसिक क्लियर करने के लिए कि संविधान क्या होता है, किस प्रकार से हमें उसे समझना चाहिए, वो आपको ये क्लियर करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और सबसे पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान, उससे शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि संविधान का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले आप शब्द को देखिए, जैसा कि मैं 9th 10th से यही बात कहता हुआ आ रहा हूं कि शब्दों में संसार समाया हुआ है। अगर हम शब्दों से पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को समझ सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम हमारे टॉपिक को भी समझ सकते हैं। तो संविधान लिखा हुआ है, विधान मतलब क्या होता है, कानून। क्या है, कानून। विधान मतलब कानून। और ये जो स यहां पे लिखा हुआ है, इस स से अगर मैं लिख दूं सर्वोच्च कानून, स से क्या है, सर्वोच्च कर दूं, और विधान का मतलब होता है कानून। तो मैं क्या कहता हूं, संविधान मतलब सर्वोच्च कानून, देश का, उस राष्ट्र का सबसे बड़ा जो कानून है, सर्वोच्च कानून है, जिसके नीचे सरकार भी आएगी, जिसके नीचे न्यायपालिका, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी आएंगे, जिसके नीचे आप भी हैं, मैं भी हूं, हमारे ऊपर बिल्कुल एक छत बनकर के हमारे देश का संविधान खड़ा है। संविधान सर्वोच्च कानून है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि संविधान क्या होता है, तो आपको 2 शब्दों में कह देना है, देश का सर्वोच्च कानून जो है वो
भारत का संविधान है। ओके, अब आइए जानते हैं इसकी एक डेफिनेशन। ये वह दस्तावेज है, दस्तावेज का मतलब क्या हो गया? दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट। दस्तावेज का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि भाई हमारे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर के हमारी एक पूरी फाइल बन जाती है। तो ये वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। देखिए, जनता भी लिखा है और सरकार भी लिखा है, द्वारा पालन किया जाने वाला है। तो जनता भी पालन करेगी और सरकार भी पालन करेगी, दोनों लोग पालन करेंगे। किसका? नियम और अधिनियम। नियमों का मतलब इंग्लिश में कहते हैं हम रूल्स, और अधिनियम का मतलब होता है रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अधिनियम हम कानून भी बात करते हैं, आप कानून भी लिख सकते हैं। तो नियम और अधिनियम जो बनाए जाते हैं उनको जनता भी मानेगी और सरकार भी मानेगी। तो कुछ एक ऐसा दस्तावेज है जिस दस्तावेज में जो नियम अधिनियम लिखे गए हैं, जो कानून लिखे गए हैं, उन कानूनों को जनता को भी मानना है और सरकार को भी मानना है। सरकार को कौन कौन सी बातों पर अमल करना है, जनता को कौन कौन सी बातों पर अमल करना है, यह हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। देश में सरकार किस प्रकार से बनेगी? आपने कभी सोचा है कि हम 18 साल के बाद ही वोट क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा देश का संविधान ही कहता है कि आप 18 साल के बाद वोट दीजिए। हम ये क्यों कहते हैं कि भाई जो राष्ट्रपति के चुनाव है उसमें डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं डाल रहे? तो क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि भारत का संविधान कह रहा है कि हमें वोट नहीं डालना। तो सरकार, आप कभी कभार देखते होंगे सरकार बहुत तानाशाही पे उतर जाती है, वो अपने मर्जी से कुछ भी काम करती है, फिर जनता आंदोलन करती है, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाती है। यह अधिकार आपको किसने दिया है? भारत के संविधान ने दिया है। ये अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है। आप बहुत सी बार देखते होंगे, देखिए, जो देश में राज करने वाली होती है वो एक पार्टी होती है। जैसे आज के मौजूदा दौर में देश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। तो हम इसमें देश की रूलिंग पार्टी कहते हैं, ठीक है, सत्ताधारी पार्टी कहते हैं कि जो सत्ता पर बैठी हुई है बीजेपी। इसके अलावा जितनी भी जो पार्टियां हैं वो क्या है? ऑपोजिट पार्टियां, विरोधी है, विरोध में है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब विरोधी पार्टियां। आपने बहुत सी बार सुना होगा ये विरोधी वाले कहते हैं सरकार संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रही है। तो फिर क्या होगा? सरकार जवाब देगी नहीं, ये बात संविधान में यहां पे लिखी हुई है, हम इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मतलब सरकार भी किसके नीचे है? संविधान के नीचे। तो सबसे ऊपर क्या है? देश का संविधान है, जिसको भाई देखिए देश को चला कौन रहा है? सरकार चला रही है, और वो सरकार भी किसके नीचे आ रही है? संविधान के नीचे आ रही है। तो मतलब सबसे ऊपर सबसे बड़ा कौन है? देश का संविधान है। देश का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है, और इस कानून के अंतर्गत हम सब आ जाएंगे। जनता भी आएगी, सरकारें भी आएंगी, न्यायपालिका भी आएंगी, कार्यपालिका, सब इसके नीचे आ जाएंगी। और एक बहुत सुंदर और प्यारी सी तस्वीर मैंने आपको भारत के संविधान की दिखाई है, जो आज भी हमारे संसद में है, और वहां पे बिल्कुल इसको सेफ प्रोटेक्ट करके इसको रखा हुआ है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भारत का संविधान के बारे में जानते हैं कि भाई भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो क्या है। देखिए, हम वैसे भारत का संविधान किस प्रकार से बना वो पूरे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे, इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स में जानेंगे, और आगे धीरे धीरे एक एक जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से विस्तार से और विस्तृत में पढ़ेंगे। पर हमारा ये पहला लेक्चर ओवरव्यू का लेक्चर है, कहीं ना कहीं हम इस किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरव्यू थोड़ा सा आज यहां से समझ लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान बनने की मांग काफी समय से थी, पर जो मांग मान ली जाती है वो जुलाई अगस्त 1946 में यह बात कही जाती है अंग्रेजों द्वारा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे भारत में, कि संविधान सभा बनाई जाएगी, और वो संविधान सभा क्या करेगी? देश के संविधान का निर्माण करेगी। तो जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है? संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं। और इस संविधान सभा का क्या काम होगा? देश के लिए संविधान बनाना, देश के लिए संविधान तैयार करना ही देश की संविधान सभा का काम होगा। अब आप देखिए, जुलाई अगस्त 1946 में ही चुनाव हो गए हैं, और हम आजाद 15 अगस्त 1947 को हुए, तो अभी तो एक साल बाकी है आजाद होने में। उससे पहले ही संविधान बनना शुरू हो गया क्या सर? बिल्कुल। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाते हैं। अब चुनाव किस प्रकार से होते हैं? देखिए, जो चुनाव होते हैं उनमें आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो देखा कि राष्ट्रपति कैसे चुन करके गया? अभी देखा, और मैंने करियर ऑप्शंस का वीडियो डाला, वो भी आप लोगों ने देखा। तो राष्ट्रपति चुनाव में हमने क्या देखा था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार से क्या हुआ, यहां पर भी वो चुनाव होते हैं। हम ये जो मेथड्स है इन पर भी आगे चर्चा करेंगे। चुने जाते हैं, और टोटल कितने सदस्य चुने गए? 389 जो मेंबर्स है वो संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। इसमें अलग अलग पार्टियों के होते हैं। इसमें जो ब्रिटिश प्रांत है, देखिए उस समय क्या है
कि जो भारत है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है ब्रिटिश प्रांत, जहां पर क्या है डायरेक्ट जो ब्रिटिशर्स है वो राज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ होते हैं रजवाड़े। रजवाड़े या इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स। वो प्रिंसली स्टेट्स जो है वहां पे क्या है राजा या रानी राज कर रहा है। तो कुछ चीजों में क्या है वहां पर अंग्रेजों के पास अधिकार है और बाकी राजा रानी के पास अधिकार है। तो उस समय का जो भारत है आप जैसे दो भागों में देख लीजिए, एक तो क्या है जो ब्रिटिश प्रांत है वहां पे तो पूर्ण रूप से किसका राज है, ब्रिटिशर्स का ही राज है, और बाकी क्या है रजवाड़े हैं जहां पे राजा रानी राज करते हैं, पर कुछ बातें आपको ब्रिटिशर्स की माननी पड़ेगी। ओके, तो यहां पर क्या है इन रजवाड़ों से भी 93 लोगों को चुना गया था। चुना नहीं गया, यहां पर क्या हुआ जो राजा महाराजा थे उनको बोला गया आप अपना एक एक प्रतिनिधित्व भेज दे, एक एक इंसान आप अपना संविधान सभा में भेज दीजिए, और बाकी चुन लिए गए थे। तो 389 मेंबर से वहां से चुनकर क्या है, फिर उसके बाद 9 दिसंबर को पहली मीटिंग बुलाई जाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग बुलाई जाती है। यहां से इस दिन से हमारे देश के संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरुआत कर दिया था। संविधान का कार्य शुरू हो चुका है 9 दिसंबर 1946 से। फिर हम 15 अगस्त को क्या हो गए, हम आजाद हो गए। अब आजाद हो गए तो क्या हुआ, बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया, जमीन का भी बंटवारा हो गया, दिलों का बंटवारा हो गया। जब जमीन का बंटवारा हो गया तो जो लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में आ रहे थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो इसमें से कितने कट हुए सर, तो अब हमारे पास जो बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 299 या 299 मेंबर्स, 299 सदस्य ही बचे। 90 सदस्य उनकी तरफ चले गए, 299 सदस्य हमारे तरफ बचे। फिर हम फिर से वापस संविधान का कार्य है वो आगे चलता है। 9 दिसंबर से हम काउंट करते हैं और वो आगे कार्य चलता रहता है। 299 सदस्य कार्य करते हैं और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर करके तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, और इस संविधान पे जो कुल लोगों ने साइन करे हैं वो 284 लोग हैं। 15 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर भी नहीं कर पाए, तो 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर करे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो चुका है। फिर 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे हम बनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब ये जानते हैं कि इस गणतंत्र का मतलब क्या है, क्यों गणतंत्र दिवस कहा जाता है, रिपब्लिक डे क्यों कहा जाता है। हमने जब संविधान लागू किया है तो संविधान दिवस बोला जाए यार, गणतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस का मतलब आप समझिए, गणतंत्र का मतलब होता है जनता की व्यवस्था है पूर्ण रूप से, पर इसके लिए जो सीधी सी बात है वो ये कही जाती है कि जो देश का सबसे बड़ा पद है, जो देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, या आप कह सकते हैं जो सर्वोच्च पद है देश का, और हमारे देश में जो सर्वोच्च पद किसका है, महामहिम का, राष्ट्रपति साहब का। राष्ट्रपति हमारे क्या है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, देश का सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का है। देश में सबसे पहले कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये जो देश का सर्वोच्च पद जो होगा ना, ये कैसा होगा, निर्वाचित होगा, उसको चुनकर के भेजा जाएगा। न कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं राजा हूं, कल मेरा बेटा राजा, परसों उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। जो भी देश के सबसे बड़े पद पर होगा वो कैसा होगा, निर्वाचित होगा। तो अभी हमने देखा हमारे राष्ट्रपति साहब के चुनाव हुए, अब चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हुए हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लोग वोट डाले, हमने तो नहीं डाले। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ मतलब हमारे प्रतिनिधियों ने ही उनको वोट डाला है। तो निर्वाचित होगा। तो ये जहां पर आपके देश का जो सबसे सर्वोच्च पद है, जो आपके देश का राष्ट्र अध्यक्ष है, जब वो निर्वाचित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र देश कहते हैं। कि हमारा देश क्या है, गणतंत्र है, गणराज्य है हमारा, जहां पे जो देश का सर्वोच्च पद है वो क्या है, निर्वाचित है, वो चुना हुआ है। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान को लागू करा गया, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया था, उनको देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो उसी दिन से हमारा क्या है, देश क्या बन गया, गणतंत्र बन गया, गणराज्य बन जाता है। ओके, अब ये जो संविधान हमारा बना, इस संविधान में 9 दिसंबर से लेकर के टोटल जो समय लगता है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय कुल लगा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान बनने में काफी समय लग गया,
भारत का संविधान बनने में काफी समय लग गया। यह भी हम जानेंगे जब आगे पढ़ेंगे कि इस पे डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में 8 साल लगी है। और आप सच में जब धीरे धीरे पढ़ेंगे इस किताब को, आप ये बात जानेंगे, इन 2 साल 11 महीने 18 दिनों में सिर्फ भारत के नेताओं ने संविधान ही तैयार नहीं करा है, और भी समस्याओं का सामना करा है। जब विभाजन हो रहा है देश का, उसमें लोगों को टैकल करा है। और जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं हो गया, देश के लिए क्या कानून कायदे रहेंगे, वो भी इसी संविधान सभा ने तैयार कराए। तो काफी वर्कलोड था। तो जो लोग सवाल उठाते हैं संविधान पे और संविधान पे कि इतना समय लग गया, तो प्लीज वो पहले पढ़े, समझे और फिर आगे की बात आगे करें। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान में लगते हैं। इस संविधान के लिए काफी समितियां बनाई जाती है, जिनमें से एक सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति होती है वो होती है प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। प्रारूप का मतलब या ड्राफ्ट का मतलब होता है आप एक प्रारूप तैयार कर ले, एक मतलब आप एक रफ डेटा तैयार कर ले कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा। जैसे हम ये नहीं कहते भाई, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप जैसे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तो एक थोड़ा सा रफ तैयार कर लिया, मैं आज ये पढ़ूंगा। तो एक प्रारूप ड्राफ्ट आपने तैयार कर लिया, फिर वो ड्राफ्ट क्या संविधान सभा में जाता था और उसमें जिद बहस होती थी, ये हमें संविधान में रखना है, ये नहीं रखना। काफी चीजें रखी गई, काफी उठा दी, मतलब पूरा संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करा। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे मतलब, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति बनाई जाती है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। और फिर आगे जाकर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। उसके 2 तर्क दिए जाते हैं कि भाई क्यों डॉक्टर अंबेडकर को इस संविधान सभा का निर्माता कहा जाए। तो उन्होंने कहा जाता है कि एक तो जो प्रारूप समिति है उसका मुख्य योगदान था, तो उसके सदस्य है, उसके अध्यक्ष होने के नाते। और दूसरी बात यही कही जाती है कि जितने 299 सदस्य हमारे संविधान सभा में बैठे हुए थे, उनमें से अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे। जितनी डिग्री इनके पास, आप सोचिए डबल डॉक्टरेट थी इनके पास, मतलब 2 पीएचडी थी, एक इकोनॉमिक्स में एक पॉलिटिकल साइंस में। डीएससी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी है, मतलब गजब के विद्वान थे, गजब के ज्ञाता थे। तो इनको इसलिए क्या है, हमारे संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। अब एक सवाल आपका और दिमाग में आता होगा कि सर हम 26 जनवरी 1950 को तो क्या कर रहे हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर ये पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाने लगा है। ये क्या चक्कर है सर, वो भी बता दीजिए। देखिए 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। इस दिन हम संविधान दिवस मना रहे हैं, पर कब से मना रहे हैं ये बात ध्यान देने योग्य है। हम संविधान दिवस 2015 से मना रहे हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 2015 से मना रहे हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने इस बात पे विचार करा कि देखिए 26 नवंबर की खुद की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जब हमारा पूरा संविधान तैयार हो चुका है तो इस इंपॉर्टेंस को भुलाया नहीं जाना चाहिए, लोग याद ही नहीं रखेंगे। लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को याद रखते हैं, 26 नवंबर को तो कोई याद ही नहीं रख रहा। इस डे को भुलाया नहीं जाना चाहिए, तो क्या करें, इस दिन को हम संविधान दिवस मनाया जाए। बोले कब से मनाएं? 2014 में, भाई मई में सरकार बन चुकी थी, 2014 कैसे मना ले, 15 कैसे, 16, 17, 18 कब से मनाना शुरू करें? तो इन्होंने सोचा भाई 15 से मनाते। बोले 15 ही क्यों? तो नवंबर में बात आ रही है, तो इस अगले साल 2016 में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस आता है और उस साल वो 125वीं जयंती थी किसकी? बाबा साहब अंबेडकर की। तो संविधान में मुख्य योगदान होने के कारण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस का मनाना शुरुआत कर दिया है। तो हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, आजादी का दिन हम लोग मनाते हैं। अब बहुत से लोगों को गणतंत्र दिवस में और स्वतंत्रता दिवस में ही फर्क नहीं पता। आपकी स्कूलों में आप जहां पढ़ते हैं वहां भी बहुत से चीफ गेस्ट स्पीच देने आते होंगे, वो 26 जनवरी को 15 अगस्त को वो सेम स्पीच दे जाते हैं। हमारे देश के बहुत से लोग शहीद हुए, बिल्कुल हुए, उन्हीं शहीदों के कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। पर आप 26 जनवरी को संविधान का इंपॉर्टेंस बताइए, उनको बच्चों को बताओ तो सही कि गणतंत्र का मतलब क्या है।
तो ये जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए और आप भी ये मैसेज लोगों तक पहुंचाओ कि ये गणतंत्र में और स्वतंत्रता में ये डिफरेंस है। तो हम लोगों को जो बेसिक बात जानना था भारत के संविधान के बारे में वो हमने जान ली। ओके, अब संविधानों का वर्गीकरण जानते हैं। संविधानों का वर्गीकरण, सबसे पहले लिखित और अलिखित संविधान। इंग्लिश में से कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और उसे कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे कानून जो किताब के रूप में संहिताबद्ध, कोडिफाइड और संकलित कंपाइल्ड हो। इसका मतलब क्या होता है? यह कहा गया कि एक ऐसे कानून की किताब है जो संहिताबद्ध हो, कोडिफाइड हो। कोडिफाइड का मतलब क्या हो? पूरा व्यवस्थित रूप से हो कि भाई सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। पूरा एक संहिताबद्ध हो, पूरा एक कोडिफाइड कर रखा हो, व्यवस्थित रूप में उसको सेट कर रखा हो वो, और संकलित हो। संकलित का मतलब क्या होता है? कंपाइल्ड, मतलब पूरी एक किताब जुड़ी हुई हो। ऐसा नहीं हो बिल्कुल ये अलग कर दिया, वो अलग कर दिया, पूरी एक किताब की फॉर्म में। तो संहिताबद्ध का मतलब तो ये हो गया कि वो व्यवस्थित रूप से, भाई सबसे पहले आर्टिकल 1 आया, अनुच्छेद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और वो पूरा संकलित है, एक संग्रह कर रखा है, उसको एक इकट्ठा कर रखा है। तो ऐसे किताब जहां हो उसको हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? यह सवाल पूछा जाता है। किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। कब लागू हो गया था? 1789 में हो गया था। कब हो गया था? 1789 में हो गया था। पर यह पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो सीना चौड़ा कर करके कहिएगा मेरे भारत का संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अब आते हैं अलिखित में। तो अलिखित में इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे कानून जिनमें संहिताकरण, कोडिफिकेशन और संकलन, कंपाइलेशन की कमी हो। अब ये ऐसे कानून है जिनको है ना एक किताब की फॉर्म में नहीं, मतलब व्यवस्थित नहीं है, इनको एक समय में एक साथ नहीं बनाया गया। ये कभी आज ये कानून जुड़ गया, फिर कभी वो जुड़ गया, फिर कभी वो जोड़ दिया, ऐसे चलता रहता है। तो एक साथ नहीं बनाया गया। ये बिल्कुल इनमें कोडिफिकेशन नहीं है, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा कोई कोडिफिकेशन नहीं है, एक संहिताबद्ध नहीं है, एक व्यवस्थित फॉर्म में हमें ये देखने को नहीं मिलते हैं। तो अलिखित संविधान का अगर आपको उदाहरण देना हो तो ब्रिटेन ब्रिटेन अलिखित संविधान का एक उदाहरण है। देखिए अब आप संविधान, ये हमारे भारत के संविधान की तस्वीर है। ओके, अब देखिए संविधान में क्या है कि आप सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे भाग। भाग का मतलब क्या है? पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स। जैसे मैं भारत के संविधान की बता रहा हूं, सबसे पहले देखने को मिलेंगे पार्ट्स। पार्ट्स को बांटा गया, तो टोटल कितने पार्ट है? 22 पार्ट, 22 भाग है। ओके, 22 भाग है। फिर इन भागों में क्या करा गया है? अनुच्छेद डाले गए, आर्टिकल्स डाले गए। आर्टिकल्स डाले गए। कितने आर्टिकल हैं? 395, 395 आर्टिकल है। और अब ये भाग और अनुच्छेद मैं आपको और समझाता हूं। जैसे आपकी पहले एक किताब के पहले पेज पे इंडेक्स होती है, उसमें चैप्टर का नाम दे रखा है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये दे रखा है। तो ये क्या हो गया? भाग की तरह हो गया। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 22 तक गया। उसके बाद अब उस चैप्टर में आपके क्या है? पहले चैप्टर आ गया, फिर उसमें और हेडिंग्स आएगी, संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, फिर उसकी आवश्यकताएं बता रहा है, ठीक है, और फिर वो व्यवस्थागत संस्थाएं बताएगा, मौलिक प्रावधान बताएगा। ये क्या आ गया? उसके अनुच्छेदों की तरह से आ गया। तो उस भाग में जैसे भाग 1 डाल दिया गया, अब उसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक बातें रख दी गई। फिर भाग 2 डाल दिया गया, फिर भाग 3, इस प्रकार से क्या है? फिर उन भागों में अनुच्छेद डाल दिए गए। इसके अलावा कुछ है, अनुसूची है। अनुसूची, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल, तो शेड्यूल टोटल हमारे कितने हैं? 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची। फिर ये क्या है? देखिए यहां पर जो चीजें लिखी हुई है वो यहां पर भी है, पर इनको हाईलाइट कर दिया गया है कि भाई ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज्यादा सरकारें जो है फोकस करें। तो अब ये क्या है? पूरा एक, क्या आप देख रहे हैं ना, संहिताबद्ध, एक व्यवस्थित रूप है। पहले भाग, फिर अनुच्छेद, और फिर क्या है? अनुसूची है। अब एक चीज आपको और बताता हूं, जब हमारा देश का संविधान बना तो भाग 22 थे, और आज भी होने को भाग 22 ही है। जब आप गिनती करेंगे तो 22 पे जाकर के ही रुक जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 तक आप इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। पर संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। संशोधन का मतलब है परिवर्तन, ये भी अपन आगे जानेंगे। परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन कर करके अब हमारे टोटल कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। पर गिनती आज भी 22 पे नहीं रुकेगी। किस प्रकार से भाई? जैसे क्या करा, भाग 4 है, उसमें कुछ जोड़ा गया तो भाग 4A कर दिया।
अब एक तो आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया, और एक हो गया 4a। पर अब लास्ट जो भाग है वो तो भाग 22 ही है, भाग 22 ही है। पर अब आप गिनने बैठोगे कि भाई टोटल में गिनती करता हूं, तो आपके क्या ऐसे 25 आ जाएंगे, पर जो लास्ट जाकर के नंबर में जो रुकेगा वो 22 ही रुकेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद शुरुआत में 395 थे, फिर बाद में और जोड़ जोड़ करके इसको क्या है 448 के करीबन आज अनुच्छेद है, आज मौजूदा दौर पे। पर इसकी भी गिनती 395 पर ही जाकर के रुकेगी। क्यों करा, इसमें भी ऐसा ही करा, जैसे मान लीजिए 1a कर दिया, तो 1 और 1a, फिर 1b, तो ये 3 हो गए गिनने में, है ना। तो इस प्रकार से, और अनुसूची शुरुआत में 8 थी, इसको कर करके 12 कर दिया। ओके, तो हमारा पूरा एक व्यवस्थित रूप से, इसलिए में से क्या है लिखित संविधान कहते हैं, और ये व्यवस्थित रूप से नहीं होते उसे अलिखित संविधान कहते हैं। दूसरा है कठोर संविधान और लचीला संविधान। अब ये कठोर संविधान और लचीला संविधान का मतलब क्या है, कठोर पेपरों पे लिखा है, मजबूत पेपरों पे लिखा है, और इन्होंने बहुत ही ऐसे हल्के फुल्के पेपर यूज कर लिए। कठोर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, आइए जानते हैं। ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करना कठिन या जटिल हो। अब पहले तो आप बात समझिए संशोधन की। संशोधन का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन करना, संविधान में चेंज करना। आज हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया। अब एक बात सोचिए, समय के साथ देश में बदलाव आएगा, लोगों में बदलाव आएगा, लोगों की आवश्यकता जरूरतों में बदलाव आएगा। हो सकता है जो चीज 1950 के संविधान में लिखी गई हो वो 2050 में जरूरी ना लग रही हो, या कुछ ऐसा हो जो 2050 के समय में ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब जोड़ देनी चाहिए। तो क्या करें, तो परिवर्तन करेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो परिवर्तन किया जाएगा। तो संविधान में जो परिवर्तन किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। कि भाई ये कानून अब नहीं रहेगा, इसकी जगह दूसरा आ जाएगा, इस चीज को हम लोग हटा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब हमारा संविधान बना तो जो वोट देने की उम्र थी वो 21 साल थी, उसको बाद में 18 साल कर दिया। लगा कि नहीं बच्चे बड़े हो गए हैं और 18 के बाद भी वोट दे सकते हैं, तो इसलिए क्या करा सरकार ने, संसद ने उसको 18 साल कर दिया। वो संविधान में एक परिवर्तन हो गया। तो संशोधन करना, ये जो परिवर्तन करना है वो क्या हो, कठिन या जटिल हो, बहुत मुश्किल हो। अब ये मुश्किल या कठिन का मतलब क्या होता है सर, देखिए आप जैसे आज हमारे देश में संसद है, हमारे देश में संसद है, संसद 3 भागों है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो क्या होता है, जब भी जैसे कुछ परिवर्तन करना हो तो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, साइन होता है, फिर चेंज होता है। अब देखिए कठिन का मतलब क्या होता है, हम बहुमत पढ़ते हैं। बहुमत का क्या है, जैसे कि मान लीजिए कठिन का मतलब ये है कि भाई यहां पे जितने लोग बैठे ना उसका 2/3 लोग हाँ करें। 2/3 लोग मतलब जैसे 545 हमारे संविधान सभा में, अब इसका 2/3% लोग क्या करें, हाँ करें कि हाँ भाई बदल दो, तो ही बदला जाएगा। 245 लोगों में से 2/3 हाँ करें, 2/3 हाँ करें, ये कठिन प्रोसेस है। इतनी बड़ी संख्या में, मतलब यहां पे तो 366 के करीबन आएगा, और यहां पे 160 170 के अराउंड लोग हाँ करें, तब जाकर के क्या होगा, संविधान में बदलाव आएगा। तो कठिन या जटिल हो तो बात वो क्या हो जाते हैं, कठोर संविधान हो जाते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जो विधानसभाएं होती हैं, जो राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, जिन सभाओं से जो विधानसभाएं होती है उनकी भी परमिशन लेनी होती है, तो वो तो और भी कठोर में आ जाता है। हम बहुमत भी पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। फिर है लचीला संविधान, जिसमें संशोधन करना बहुत आसान। अब आसान का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि भाई जो 545 लोग हैं इनमें से आज कितने मौजूद है, बोले 300, इन 300 का 50% हाँ बुला दो, बस 300 का 50% और प्लस 1, तो मतलब 151। जितने मौजूद है उसका 50% हाँ बुला दो। 200 मौजूद है, बोले ठीक है, 200 मौजूद है, करा दो 200 का 50%, चेंज, संविधान में ये बात चेंज। तो वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत लचीला संविधान हो जाता है। अब अगर कठोर संविधान का उदाहरण देना हो तो अमेरिका का दीजिए, और लचीले संविधान का उदाहरण देना हो तो फिर से आप ब्रिटेन का दे सकते हैं। भारत कहां गया, भारत कौन सी कैटेगरी में, कठोर वाले में, लचीले वाले में? रुक जाइए। नोट, भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। समन्वय का मतलब है तालमेल है। भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको आपको इस प्रकार के बहुमत से बदलना पड़ेगा, मतलब आपको 2/3 लोगों से हाँ बुलवाना पड़ेगा, तो वो बहुत कठोर है। और कुछ कुछ ऐसा है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लचीले है, फ्लेक्सिबल है, कर दो चेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो बिल्कुल संविधान का आधार है, जो देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ऐसे प्रावधान आपको कठोरता वाले से ही बदलने पड़ेंगे, इस प्रकार के बहुमत से ही आपको बदलने पड़ेंगे। तो हमारा संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है, मिश्रित है हमारा संविधान। ओके, फिर आते हैं अधिनियमित संविधान और विकसित संविधान।
अधिनियमित संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कहा जाता है इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां विकसित का मतलब वो नहीं कि बहुत ज्यादा ही विकसित हो, बहुत बढ़िया हो, ऐसी बात नहीं। अधिनियमित संविधान का मतलब क्या? ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक विशेष संस्था संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में किया गया हो। तो अधिनियमित या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? एक ऐसा संविधान होगा जिसका निर्माण एक विशेष संस्था, मतलब कोई आपने बहुत एक बड़ा लोगों का ग्रुप बनाया, हमने बनाया ना, संविधान सभा बनाया, 299 सदस्य थे, एक आपने लोगों का ग्रुप बनाया, उन विशेष ग्रुप के लोगों ने क्या है, संविधान सभा का निर्माण करा, और एक तय समय अवधि में, एक कुछ निश्चित समय अवधि में, तो हमारे निश्चित समय अवधि है 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारे देश का संविधान तैयार हो गया था। तो संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में क्या गया हो, उस ऐसे संविधानों को हम क्या कहेंगे? अधिनियमित कहेंगे। फिर आप अमेरिका और भारत का उदाहरण ले सकते हैं। विकसित में क्या आ जाता है? ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक विशेष संस्था द्वारा नहीं किया गया हो, जैसे कि ब्रिटेन, वहां पे किसी विशेष संविधान सभा ने नहीं किया। वहां पे क्या होता है, जैसे जरूरत होती है वो जोड़ लेते हैं और जैसे जरूरत होती है उसको हटा देते हैं। तो समय के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार वो चलता रहता है, कंटिन्यूसली विकसित है। जैसे विकास होता जाएगा वैसे अपने अनुसार चलते जाएंगे। एक विशेष संविधान सभा, एक टाइम पीरियड कुछ ही तय नहीं करा उन्होंने, अपना एक खुद का ही चला, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान मैं आपको पहले थोड़ा सा कुछ व्यवस्थाएं बताता हूं। आपने जैसे देखा है कि हमारे देश में 2-3 प्रकार की सरकारें हैं। एक होती है केंद्र सरकार, जो क्या होता है, पूरे देश को चलाती है। एक सरकार होती है जो पूरे देश को चलाती है, केंद्र सरकार। जैसे आज के मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो हमारी केंद्र सरकार। तो एक सरकार जो पूरे देश को चलाए वो केंद्र सरकार है। उसके अलावा एक है राज्य सरकार, जो अपने पर्टिकुलर उस एक राज्य को चलाए। जैसे राजस्थान की अपनी सरकार है, जैसे अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री। यूपी की अपनी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री। एमपी की अपनी सरकार है, जहां पे शिवराज सिंह जी चौहान वहां के मुख्यमंत्री। वो राज्य सरकार है, वहां का अपना काम करती है। इसके अलावा हमारे भारत में तीसरे लेवल की भी सरकार है, जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार है, जिसमें आप पार्षद, सरपंच, ठीक है, पार्षद, सरपंच, महापौर, ये सब कुछ चुनते हैं। ये आप कक्षा 10 में पढ़ करके आए। अब क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यतः हम यहां 2 की बात करते हैं, स्थानीय सरकार को भी नहीं ज्यादा जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच में क्या है, इनका जो काम है, इनके भाई तुम कौन से चीज पे कानून बनाओगे, तुम कहां से टैक्स कर लोगे, पैसा लोगे, तुम किन किन पे अपना राज करोगे, ये सारी बातें, इनका जो काम है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, दोनों का संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। जैसे हमारे संविधान में 3 सूचियां बनाई गई। एक है संघ सूची, उसमें जितने भी काम लिखे हुए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, उन पे डिसीजन लेने का सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को। फिर है राज्य सूची, जिसपे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। एक है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है। तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया। जहां पर 2 सरकारें हो, 2 या 2 से अधिक सरकारें काम कर रही हो, 2 या 2 से अधिक स्तर पे सरकारें काम कर रही हो, देखिए ये एक पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, ये एक पर्टिकुलर राज्य के लिए, तो इनका दायरा तो कम हो गया। तो सबसे बड़ी तो कौन है भाई? केंद्र सरकार। उसके बाद है राज्य सरकार, क्योंकि ये एक राज्य के लिए, ये पूरे देश के लिए, इसमें ये भी आ जाएगी। तो जहां पे 2 से अधिक स्तरों पर सरकारें काम कर रही हो और उनके कार्य संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हो, ऐसे देशों को हम लोग क्या कहते हैं? संघात्मक देश कहते हैं। और जिस संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हो उनको संघात्मक संविधान कहेंगे। कक्षा 10 में संघवाद वाला चैप्टर आपने पढ़ा है और उसमें आपको ये बात बताई गई है। ऐसा संविधान जिसमें सत्ता का बंटवारा ना किया गया हो। सत्ता का बंटवारा मतलब, सत्ता मतलब क्या है? पावर। और कौन सी पावर? राजनीतिक पावर। राजनीतिक पावर का मतलब यह है कि देश को चलाने की जो शक्तियां हैं, भाई देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका जो निर्णय लेने की ताकत होती है, उस ताकत की बात यहां पर करी जाती है। जैसे कि आज देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी कोई निर्णय लेगी, वो पूरा भारत मानेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निर्णय लेंगे, उसे पूरा देश मानेगा। ठीक है, पर आप या मैं नहीं, कोई नहीं मान सकता, क्योंकि आज हमारे पास वो सत्ता नहीं है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले, उसे राज्य के लोग मानेंगे। तो सत्ता का यहाँ पे क्या है, कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। किस किस के बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो जहां पे बंटवारा ना किया गया हो वो क्या है? एकात्मक। यहां पर क्या होता है, देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार होती है, वो होती है केंद्र सरकार, वो होती है केंद्र सरकार।
ऐसा संविधान जिसमें सत्ता का बंटवारा किया गया हो। तो जहां पे संविधान में सत्ता का बंटवारा कर दिया गया हो वो क्या है? संघात्मक है। जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकारें बनाई गई हो और उनको उनका अपनी अपनी शक्तियां बता दी गई हो, वो क्या कहलाता है? संघात्मक संविधान कहलाता है। भारत कौन सी कैटेगरी में है? भारत इस वाली कैटेगरी। यह है हमारे संविधानों का वर्गीकरण। तो आप किसी भी देश का जब संविधान के बारे में जाने पढ़े तो ये चार चीजें देखें कि वहां का संविधान लिखित है या अलिखित है, वहां का संविधान कठोर है या लचीला है, वहां का संविधान अधिनियमित है या विकसित है, या और वहां का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। ओके, तो ये आप देखिएगा और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा ये पहला लेक्चर, और बस आज से ही आप ना अपने मोटे मोटे रजिस्टर खरीद लो और उन्हें बना लो। अपनी तैयारी कलेक्टर बनने की है, कलेक्टर बनकर के ही अपन हटेंगे, ठीक है? आप बनेंगे, मैं तो अब नहीं। ओके, तो आप तैयारी करते रहिए। कैसा लगा ये आपको पहला लेक्चर? कोई चीज में समस्या आई हो तो वो बताइए, और मजा आ गया तो बस दे दबा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।